बच्चों हम पाठ को आगे बढ़ाते हुए देख सकते हैं यहाँ पर कि अगली अभिक्रिया का जो प्रकार आपको दिया गया है वो है कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन विस्थापन किसको कहते हैं? जब कोई पदार्थ एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चला जाए। यानी किसी रासायनिक क्रिया में अगर कोई पदार्थ किसी दूसरे रसायन से हटकर किसी दूसरे रसायन के साथ अनुबंध में है माना, यानी उसके साथ बंधन में है, फिर वो उससे हटकर दूसरे पदार्थ पर चला जाए तो इसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। सामान्य जीवन में विस्थापन समझ सकते हैं जब लोग अपने पूर्व स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर यौगिक का साथ छोड़कर दूसरे तत्व यौगिक के साथ चला जाए तो उस तरह की क्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिया गया है, क्रियाकलाप 1.9। अब आप इसको देखेंगे क्रियाकलाप को। इसमें लिखा गया है कि लोहे की 3 कीलें लीजिए, उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ़ कीजिए। रेगमार्क एक जो है सैंड पेपर कहा जाता है इसको, एक खुरदुरा पेपर होता है, उससे उसको साफ़ करना है। परख ए तथा बी में चिन्हित हुई 2 परख नलियाँ लीजिए, प्रत्येक परख नली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। 2 कीलों को धागे से बांधकर सावधानीपूर्वक परख नली के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबोकर रखिए। तुलना करने के लिए एक कील को अलग रखिए। तो तीसरी कील हमने अलग रख दी। 3 कीलें ली थी हमने, तो 2 को हमने जो है धागे से बांध कर ऐसे लटका दिया और तीसरी को अलग रख दिया हमने, यानी पूर्व अवस्था में जैसे वो थी। आगे चेक करेंगे आप तो क्या दिखा आपको? आगे कहना चाह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि 20 मिनट पश्चात आप जो हैं दोनों कीलों को विलयन से अलग निकालेंगे और परख नली ए व बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नील रंग की तीव्रता की तुलना करेंगे। आप कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की भी तुलना बाहर रखी कील से आप करेंगे। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट विलयन क्या होगा ज़रा देखें यहाँ पर। इसके लिए एक चित्र यहाँ पर बना है, किस प्रकार रखेंगे आप? कुछ इस प्रकार, जैसे यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। एक स्टैंड है, उस पर एक स्टैंड है, उस पर एक परख नली बांध के रखी गई है। होल्डर स्टैंड जो है होल्डर की हेल्प से, टेस्ट ट्यूब होल्डर की हेल्प से, और यहाँ पर एक धागा बांधकर धागे से लटका कर रखी गई हैं लोहे की 2 कीलें और वो कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है। कॉपर सल्फेट का विलयन जो होता है वो नीले रंग का होता है। नीला आपको दिख ही रहा है इसमें रंग, तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होगा वो नीले रंग का होगा, जैसे कि आपको दिख ही रहा है। अब जब हम इसको 20 मिनट तक रख देंगे या आधा घंटे तक रख देंगे, उसके बाद इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है ये हम अगले पेज पर देखने जा रहे हैं। क्या हुआ आगे देखिए आप। जब हमने उन कीलों को निकाला, लोहे की कीलों को, तो हमें उनमें कुछ परिवर्तन देखने को मिला। देखो जैसे यहाँ पर दिया गया है, लोहे की ओरिजिनल कील जो आपने अलग रखी थी, तीसरी कील, और जो कीलें आपने कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली उसका रंग, तो आपको क्या दिख रहा है? ये इसके ऊपर कॉपर का रंग चढ़ गया है, यानी इसके ऊपर तांबे का रंग चढ़ गया है। तांबा कौन से रंग का होता है? तांबा गहरे लाल रंग का, लगभग इस तरह का। आपने तांबे के बर्तन देखे होंगे, पूजा में इस्तेमाल होते हैं। तो कॉपर जो है, आपको कॉपर वायर, आपने बिजली की तार भी देखी होंगी, कॉपर वायर जो आपके घरों में सप्लाई होती है, उस रंग का आपके ऊपर चढ़ गया। यानी जो लोहे की कील पहले हल्के किस कलर की थी? ग्रे कलर की, स्लेटी कलर की थी, वो जो है बदलकर तांबे के रंग से, तांबे से जो है कवर्ड हो गई है, यानी इसके ऊपर तांबे की परत चढ़ गई है। इसका मतलब ये है कि जो तांबा विलयन में था वो लोहे के ऊपर जमा हो गया है। रंग चढ़ने का मतलब होता है उसके ऊपर जमा हो जाना। अब ऐसे हुआ कैसे? यहाँ पर परख नली भी दिखाई गई है, उसी परख नली को दिखाया गया है आपके पास कि 2 परख नलियों में तुलना की गई है। यहाँ पे परख नली ए ली गई है, परख नली बी ली गई है। जब कॉपर सल्फेट का विलयन इसमें डाला गया तो नीले रंग का था, लेकिन परख नली में जब आपने प्रयोग पूरा कर दिया उसके पश्चात अभिक्रिया का जो मिश्रण मिला वो आपको देखने को मिला, उसका रंग उड़ गया है, वो दूधिया रंग का लगभग हो गया है, सफ़ेद रंग का। तो इस तरह आपको कलर चेंज देखने को मिलता है, यानी कोई रासायनिक क्रिया यहाँ पर हुई है। इस रासायनिक क्रिया को क्या कहेंगे? इस रासायनिक क्रिया को बच्चों कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन क्या हुआ? हमने यहाँ पर चित्र में भी देखा कि जो लोहे का रंग था वो बदल गया है, यानी इसके ऊपर किसी अन्य धातु की परत चढ़ गई है। अन्य धातु कौन सी हुई? कॉपर की परत। कॉपर की परत चढ़ने की वजह से इसका रंग बदल गया है। जहाँ लोहे का रंग होता है, कॉपर का रंग अलग होता है।
तो इसमें क्या हुआ, जो कॉपर विलयन में था वो विस्थापित होकर किसके ऊपर जमा हो गया, लोहे के ऊपर जमा हो गया, और उसने अपना एक नया रंग जो है प्रस्तुत कर दिया। इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक पदार्थ अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। जैसे कि क्या हुआ यहाँ पर, अब हम क्रियात्मक रूप से इसको देखें रासायनिक अभिक्रिया के रूप में, तो यहाँ पे लिखा है कि लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है, कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब हम आयरन को लिया, हमने सॉलिड मतलब लोहे की कील ली, हमने कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया यानी पानी में घोला गया कॉपर सल्फेट लिया, दोनों को हमने आधा घंटे तक कील को डुबा के रखा उसमें, तो हमने पाया कि जो कॉपर सल्फेट का विलयन था उसका रंग बदल गया। क्यों बदला, पहले वो कॉपर सल्फेट था, अब वो आयरन सल्फेट बन गया है, इसलिए उसका रंग दूधिया हो गया है या सफ़ेद हो गया है। और जो कॉपर था वो किसके ऊपर जमा हो गया है, जो लोहे की कील थी उसके ऊपर जमा हो गया है, इसलिए कील का रंग बदल गया है। तो आप समझ गए लोहे की कील का रंग क्यों बदला, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर जमा हो गया। फिर कॉपर सल्फेट का रंग क्यों बदला, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो है उसका कॉपर निकलकर ये जो सल्फेट था SO4 था, ये किसके साथ जुड़ गया, आयरन के साथ जुड़ गया। तो इसमें क्या हो रहा है, आयनों की अदला बदली हो रही है, यानी जो SO4 था वो जुड़ के किससे चला गया, Fe के साथ चला गया, और Cu क्या निकल गया, बाहर निकल गया। इसी को विस्थापन कहते हैं। कॉपर का परमाणु अलग निकल गया, यहाँ पे SO4 परमाणुओं का समूह है, ये अलग निकल गया SO4, ये जाके जुड़ गया Fe के साथ, तो इसने FeSO4 बना लिया। कॉपर अलग था तो कॉपर अलग रह गया। अबे अलग नहीं रह सकता तो ये किसके ऊपर जमा हो जाता है, जो आपने लोहे की कील ली है उसके ऊपर जमा हो जाता है, और उसका रंग गहरा लाल या फिर भूरे रंग का कर देता है। तो लोहे की कील का रंग जमा इसलिए बदला क्योंकि उसके ऊपर कॉपर का डिपोजिशन हो गया, यानी कॉपर उसके ऊपर जमा हो गया। तो ऐसा हमें देखने को मिला इस अभिक्रिया में कि एक परमाणु या परमाणुओं का समूह अपने यौगिक से निकलकर किस में चला जाता है, दूसरे में चला जाता है, और एक स्वतंत्र हो जाता है इसमें से। तो कॉपर स्वतंत्र हो गया, SO4 Fe के साथ जुड़ के FeSO4 बना लिया। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इस अभिक्रिया में आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया है और या हटा दिया है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, लोहे ने क्या किया, कॉपर को हटाया, खुद SO4 के साथ जुड़ गया, कॉपर को बाहर फेंक दिया। देखो कॉपर बाहर दिख गया आपको, ये बाहर निकल गया है, और ये लोहे की कील के ऊपर जमा हो गया। Fe जो है SO4 के साथ जुड़ गया तो FeSO4, जहाँ पहले CuSO4 था तो वो नीले रंग का था, जैसे ही वो FeSO4 गया विलयन में वैसे ही जो है वो उसका कलर बदल गया। तो कलर बदलने के पीछे कारण ये है कि जो कॉपर सल्फेट है वो अब कॉपर सल्फेट ना रहकर फेरस सल्फेट हो जाता है। लोहे की कील का रंग बदलने का कारण ये है क्योंकि उसके ऊपर कॉपर जमा हो जाता है। तो इस तरह एक विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, इसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये। आगे देखें, बहुत सारे इसके उदाहरण हैं हमारे बुक में भी और दैनिक जीवन में भी हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। जिंक ने कॉपर को हटाया, तो जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है तो कॉपर को हटा देगा, तो क्या बना लेगा, स्वयं ZnSO4 बना लेगा, यानी SO4 के साथ जुड़ जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और Cu बाहर निकल जाएगा, तो कॉपर बाहर निकल गया। उसी तरह बाहर रह गया इसलिए उसको बाहर निकाल दिया, तो ये सॉलिड फॉर्म में आपको दिख जाएगा। तो विलयन का प्रकार भी बदल जाएगा, कॉपर सल्फेट अब वो जिंक सल्फेट बन गया, पहले कॉपर क्लोराइड था अब वो लेड क्लोराइड बन गया। तो इसका मतलब ये है कि जो अन्य धातुएं हैं वो कॉपर से ज़्यादा एक्टिव हैं, यानी उससे अधिक क्रियाशील हैं। तो इसको इस तरह समझा जाता है कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं, वे कॉपर को उनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। आप समझ गए होंगे उदाहरणों के द्वारा। बाकी का जो आगे की अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसे हम अगले क्रम में पढ़ेंगे।